हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे कानपुर यूनिवर्सिटी बीएड फोर्थ सेमेस्टर की, जिसमें आपका पेपर फर्स्ट हो चुका है, पेपर सेकंड हो चुका है। और पेपर आपका सेकंड कैसा हुआ, कितने क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट हुए और जो हमने पढ़ाया उसमें से कितना आपको मिला, कितनी हेल्प मिली आपको क्वेश्चन पेपर में, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर इतने क्वेश्चंस हमको मिले हैं और इतनी हेल्प मिली है। ठीक है। और ये पेपर 3 आपका है, प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। इसका शॉर्ट नोट्स यानी कि वन लाइनर इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, देखिएगा। और कहता है कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में निरंतर परिवर्तन या परिमार्जन होता है। ये क्लास कराने के बाद शाम को लगभग 7-8 बजे आपको इजी नोट्स का फुल रिवीजन मिलने वाला है। ठीक है। आप लोग कह रहे हैं सर 500 क्वेश्चन की क्लास करा दीजिए, तो उसके लिए समय नहीं बचा है क्योंकि अब आपका रोज एग्जाम है। थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर लगातार लगा हुआ है, इधर सेकंड सेमेस्टर वालों को भी देखना पड़ रहा है। कहता है कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में निरंतर परिवर्तन व परिमार्जन होता है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था निम्न प्रकार है। इसमें आपका शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यचर्या, ये तीनों मिलकर की शिक्षा व्यवस्था बनाते हैं। शिक्षा क्रियाओं का आधार पाठ्यवस्तु या विषय वस्तु होती है। जो भी शिक्षा क्रियाएं होती हैं उनका बेस कंटेंट है, वो सब्जेक्ट है। विषय वस्तु के सामान्य प्रारूप को पाठचर्या कहते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया की धुरी पाठचर्या है। पाठचर्या शिक्षा का आधार है। पाठचर्या द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? पाठचर्या के माध्यम से। पाठचर्या एक ऐसा साधन है जो छात्र तथा अध्यापक को जोड़ने का काम करता है। पाठचर्या में किसी भी कक्षा के निहित विषयों के साथ साथ स्कूल के समस्त कार्यक्रम आते हैं। देखिए, पाठचर्या में किसी भी कक्षा के निहित विषय के साथ साथ जो सब्जेक्ट आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जो एक्टिविटी कराई जा रही है, वो तो उसमें इंक्लूड है ही। उसके साथ में स्कूल के जो बाकी कार्यक्रम हो गए, जैसे कोई प्रोग्राम है, कोई फंक्शन है, कोई डांस कॉम्पिटिशन है, स्पोर्ट्स गेम है ना, वो सारी चीज़ें आपके पाठ्यक्रम में इंक्लूड हो जाती हैं। कनिंघम के अनुसार पाठचर्या अध्यापक रूपी कलाकार आर्टिस्ट के हाथ में वो साधन है जिसके माध्यम से वह अपने पदार्थ रूपी शिष्य यानी मटेरियल को अपने कलागृह रूपी स्कूल स्टूडियो में अपने आदर्श यानी उद्देश्य के अनुसार विकसित अथवा रूप प्रदान करता है। किसकी परिभाषा है? कनिंघम की। यह बहुत पूछी जाती है। पाठ्यचर्या शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना है, पाठ्य एवं चर्या। पाठ्य का अर्थ है पढ़ने योग्य अथवा पढ़ाने योग्य। चर्या का अर्थ है नियम पूर्वक अनुसरण करना। पाठचर्या को अंग्रेजी भाषा में करिकुलम कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरेसियर या फिर क्यूरेरे अथवा कुर्रेर से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दौड़ का मैदान। क्या होता है? रेस कोर्स। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? कुर्रेर से हुई है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। पाठ्यक्रम यानी सिलेबस को केवल विभिन्न विषयों के पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित माना जाता है। पाठचर्या से तात्पर्य उसके विस्तृत रूप से है। इसके अंतर्गत विद्यालय में होने वाली समस्त गतिविधियां आ जाती हैं। देखिए, पाठ्यक्रम जो है यह सीमित है, पुस्तकीय ज्ञान तक से लिमिटेड होता है। पाठचर्या में समस्त गतिविधियां आ जाती हैं। छोटा सा अंतर यहाँ पे समझाता हूँ। पाठ्यक्रम का मतलब है कि आपका हर सेमेस्टर का सिलेबस अलग अलग है। सेमेस्टर फर्स्ट में आपका अलग सिलेबस था, सेकंड सेमेस्टर में आपका अलग सिलेबस था, थर्ड सेमेस्टर में आपका अलग सिलेबस था, फोर्थ सेमेस्टर में सिलेबस चेंज हो गया। ये हर सेमेस्टर में जो सिलेबस आपका चेंज हुआ, ये आपका पाठ्यक्रम है। और पाठचर्या का मतलब आपका बीएड का पूरा जो भी जितना कुछ जितनी भी एक्टिविटीज़ होनी थी, आपके लेसन प्लान बनने थे, आपके असाइनमेंट बनने थे, है ना, आपकी टीचिंग होनी थी, है ना, तो वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होकर के पूरी, अब जो 4 सेमेस्टर के अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, वो भी सारा पाठ्यक्रम में ही आ जाता है। तो जो पाठ्यक्रम है वो आपका पहले से निर्धारित कर दिया कि बीएड का कोर्स रहेगा, आपका 2 साल का कोर्स रहेगा, इतने सेमेस्टर रहेंगे, इस सेमेस्टर में ये किताबें रहेंगी, इसमें ये रहेंगी, इसमें ये रहेंगी। ये पूरा मिलकर के क्या बन गया? इसमें लेसन प्लान बनेगा, इसमें असाइनमेंट बनेगा, है ना, ऐसे वाइबा होगा। ये सारा मिलकर के आपका पाठ्यचर्या बन गया। और ये जो आपके अलग अलग सेमेस्टर थे, ये आपके पाठ्यक्रम हो गए। ठीक है। तो जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यचर्या का हिस्सा है। पॉल हिरस्ट के अकॉर्डिंग पाठचर्या ऐसी गतिविधियों का समायोजन है जिनके द्वारा छात्र जहां तक संभव हो निश्चित परिणामों व उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। मुनरो के अनुसार पाठचर्या सारे अनुभवों को अपने में सम्मिलित करता है जिसका प्रयोग विद्यालय द्वारा बालक को शिक्षित करने के उद्देश्य से होता है।
फ्रांसिस जे ब्राउन के अकॉर्डिंग कहा गया है, क्या कहते हैं फ्रांसिस जे ब्राउन, पाठचर्या उन समग्र परिस्थितियों का समूह है जिसकी सहायता से शिक्षक और विद्यालय उन सभी बालकों तथा नवयुवकों के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं जो विद्यालय से होकर गुजरते हैं। ये परिभाषा याद रखिएगा, पूछ ली जाएंगी आपसे। डॉक्टर दीपक शर्मा के अनुसार सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम किसी विषय से संबंधित सामग्री होती है जिसको छात्रों की रुचियों, आवश्यकता व निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है। इसमें छात्रों का एक निश्चित स्तर तक मानसिक विकास भी होता है। पाठचर्या सदैव पूर्ण नियोजित होती है, क्या होती है, प्री प्लान्ड होती है। पाठचर्या के 4 मुख्य आधार होते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि पाठचर्या के मुख्य आधार कितने हैं, तो आप बताएंगे सर 4 आधार होते हैं। सामाजिक शक्तियाँ, स्वीकृत सिद्धांतों द्वारा प्राप्त मानव विकास का ज्ञान, अधिगम का स्वरूप, ज्ञान और संज्ञान का स्वरूप। मूल या कोर प्रधान पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें कुछ विषय तो अनिवार्य होते हैं और अन्य विषय ऐच्छिक होते हैं। देखिए, जो मूल या कोर प्रधान पाठ्यक्रम होती है उसमें कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। आपका चाहे उसमें इंटरेस्ट हो ना हो, आप उसको लेना चाह रहे हो ना लेना चाह रहे हो, आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। और कुछ आपकी इच्छा पर डिपेंड करते हैं कि जो चाहो वो चुन लो उसमें से, है ना। चलिए, जैसे सेकंड सेमेस्टर में आपका जो 3rd पेपर था वो बिल्कुल क्या था, वो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट था, है ना। बाकी आपके टीचिंग सब्जेक्ट पर डिपेंड कर रहे थे। एनवायरनमेंट में आप 3 ऑप्शन थे आपके पास, तो ये और जो एक था वो आपका कंपलसरी था, ठीक है। कोर प्रधान पाठ्यक्रम पॉइंट कहता है, देखिएगा, कोर प्रधान पाठ्यक्रम क्योंकि समस्या सुलझाने पर बल देता है इसलिए इसमें विषय एक दूसरे से पृथक करके नहीं पढ़ाए जाते। क्वेश्चन पूछ लेगा किस पाठ्यक्रम में विषय एक दूसरे से पृथक करके नहीं पढ़ाए जाते, तो वो है कोर प्रधान पाठ्यक्रम। वरन कई विषय एक साथ ही इसमें पढ़ाए जाते हैं। भारतीय संदर्भ में बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए कोर पाठचर्या के अंतर्गत 3 तत्वों को बहुत महत्व दिया जाता है। एक तो बाहरी सृष्टि, सामाजिक वातावरण, कलाएं और हस्तकलाएं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कोर प्रधान पाठ्यक्रम किसकी देन है? अमेरिका की देन है। कोर प्रधान पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक एवं बाल केंद्रित होता है। इसमें बालक के अनुभव को केंद्र माना जाता है। प्रच्छन्न पाठचर्या हिडन करिकुलम को किसी शिक्षक की बजाय विद्यालय द्वारा पढ़ाया जाता है। किस पाठ्यक्रम को शिक्षक की बजाय विद्यालय द्वारा पढ़ाया जाता है? वो है प्रच्छन्न पाठचर्या, हिडन करिकुलम, ठीक है। इसमें अब ये कहेंगे आप कि सर विद्यालय द्वारा कैसे पढ़ाया जाता है? देखिए, हर चीज़ किताब में नहीं लिखी होती, हर चीज़ हमें टीचर नहीं सिखाता। हमें डिसिप्लिन कोई किताब में नहीं लिखा कि ऐसे ऐसे आपको डिसिप्लिन करना है, लेकिन हम अपने आप सीख जाते हैं। गुड हैबिट्स, है ना, एटिकेट, मैनर्स, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें हमें विद्यालय खुद सिखाता है, हम अपने आप सीख जाते हैं। प्रच्छन्न पाठचर्या की अवधारणा को सबसे पहले सन 1968 में के फिलिप जैक्सन ने अपनी पुस्तक लाइफ इन क्लासरूम्स में प्रयोग किया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। अल्सुबैक छिपा हुआ पाठ्यक्रम शैक्षिक परिस्थितियों में मौजूद अनकहे या अंतर्निहित मूल्यों, प्रक्रियाओं, व्यवहार और मानदंडों को संदर्भित करता है। इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे सेकंड चैप्टर आ गया आपका। पाठचर्या के तत्वों का समन्वय पाठचर्या की सफलता की गारंटी देता है। पाठचर्या के 4 मुख्य घटक हैं जो पाठचर्या का निर्धारण करते हैं। आपका उद्देश्य आ जाता है, सामग्री या विषय वस्तु आ जाती है, तरीके या सीखने के अनुभव आ जाते हैं, मूल्यांकन आ जाता है, ठीक है। चलिए, ये 4 घटक आपके हैं जो पाठचर्या का निर्धारण करते हैं। सामाजिक भिन्नता को ध्यान में रखकर पाठचर्या का स्वरूप विकसित किया जाता है। पाठचर्या का स्वरूप विकसित किया जाता है किसके माध्यम से? सामाजिक भिन्नता को ध्यान में रख करके, जहाँ पे जैसा समाज, जैसी उसकी जरूरत, आवश्यकता, क्षमता है ना, उसके हिसाब से पाठचर्या तैयार की जाती है। पाठचर्या मूल रूप से एक नियोजित शैक्षिक कार्यक्रम होता है। जब हम शैक्षिक उद्देश्यों की बात करते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि वे उद्देश्य निश्चित ध्येय यानी मंजिल के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और ये ध्येय 3 स्तरों पर निर्मित किए जाते हैं: परम ध्येय, मध्यस्थ और समीपस्थ, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब इनको अलग अलग समझते हैं। शिक्षा का जो परम ध्येय है, इसका संबंध 12 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा के परिणाम से है। परम ध्येय किसी निश्चित समय अवधि में चलने वाली शिक्षा के परिणामों का सूचक होता है। जो मध्यस्थ ध्येय है, ये शिक्षा की किसी अवस्था या किसी विषय वस्तु जैसे भाषा, विज्ञान आदि से संबंधित होते हैं। इन्हें चरम ध्येय के सहायक अथवा साधक के रूप में समझा जाना चाहिए। समीपस्थ ध्येय को विशिष्ट उद्देश्य भी कहते हैं। वे कक्षा कक्ष के व्यवहारों से संबंधित होते हैं। कौन से? समीपस्थ ध्येय कक्षा कक्ष के व्यवहार से संबंधित होते हैं। किसी पाठ या इकाई को पढ़ाने तथा समझ लेने के बाद विद्यार्थी क्या कर सकेगा,
उसकी संप्राप्ति क्या होगी? समीपस्थ है, इसी का तो स्पष्टीकरण देता है। इन्हें अनुदेशात्मक उद्देश्य, व्यावहारिक उद्देश्य या अधिगम की निष्पत्ति भी कह सकते हैं। किसी भी प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम को सफल व प्रभावशाली बनाने के लिए सिद्धांतों के आधार पर सिद्धांतों के आधार पर उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, जिससे कि पाठचर्या एवं योजना का निर्धारण किया जा सके। किसी भी प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम को सफल व प्रभावशाली बनाने के लिए सिद्धांतों के आधार पर उद्देश्यों का निर्धारण भी किया जाता है कि हमारा सिद्धांत क्या है। उसके बेस पे फिर उद्देश्यों का निर्धारण होता है, जिससे कि पाठचर्या और योजना का निर्धारण किया जा सके कि क्या सिलेबस रहेगा, क्या प्लान रहेगा। उद्देश्य के आधार पर ये सब तय होता है। पाठ्यक्रम का निर्माण उद्देश्यों पर आधारित होता है कि आखिर हमारा उद्देश्य क्या है, हम बच्चों को सिखाना क्या चाह रहे हैं, उसी के हिसाब से पाठ्यक्रम का चुनाव करना होता है। उद्देश्यों की प्राप्ति करना ही पाठचर्या निर्माण की सफलता को निर्धारित करता है। बहुत बढ़िया, इतनी बात क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। पाठ्यक्रम के 3 क्षेत्रों को मिलाकर सामसिक मॉडल प्रस्तावित करने वाले आर.एच. दबे हैं। कौन है? आर.एच. दबे। राष्ट्रीय पाठचर्या संरचना 2005 में छात्र में अध्ययन के प्रति रुचि का विकास किया जाना प्रमुख उद्देश्य है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 में विभिन्न भाषाओं एवं मातृभाषा को उचित स्थान प्रदान कर भाषाई समस्या का समाधान किया गया है। राष्ट्रीय पाठचर्या संरचना 2005 में सामाजिक एकता से संबंधित विषय वस्तु को समाहित कर सामाजिक एकता के विकास में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। पाठचर्या के चयन के 3 स्तर होते हैं। विषय वस्तु क्षेत्र का संकल्पनात्मक प्रारूप, आधारभूत तथ्य, संकल्पनाओं का चयन, विषय वस्तु के विशिष्ट बिंदुओं का चयन। पाठचर्या के लिए विषय वस्तु स्वयं में पर्याप्त होनी चाहिए। किसमें? स्वयं में, खुद में पर्याप्त होनी चाहिए, जिसके लिए यह आवश्यक है कि चयनित विषय वस्तु सार्थक, स्वयं में पर्याप्त व मितव्ययी है। पाठचर्या की विषय वस्तु में सार्थकता होनी चाहिए। पाठचर्या का कंटेंट कैसा हो, उसमें सार्थकता होनी चाहिए, सिग्निफिकेंस होना चाहिए। पाठचर्या के लिए चयनित विषय वस्तु वैलिड होनी चाहिए। पाठचर्या हेतु चयनित विषय वस्तु रुचिकर, इंटरेस्टिंग भी होनी चाहिए। जो भी आपने कंटेंट चुना है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। शिक्षार्थी किसी भी विषय वस्तु को तभी सीखते हैं जब उनमें रुचि हो। विषय वस्तु के चयन के पश्चात उसका संगठन करना बहुत आवश्यक है। पाठचर्या मुख्यतः अधिगम की ही योजना होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने क्या कहता है, देखिए। पाठचर्या संरचना का अंतिम सोपान संपूर्ण प्रक्रिया के उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से मूल्यांकन करना है। हमारा पाठचर्या 2 भागों में विभाजित है। प्रथम नियोजन, दूसरा क्रियान्वयन। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पाठचर्या कितने भागों में विभाजित है, तो पाठचर्या 2 भागों में विभाजित है, नियोजन और क्रियान्वयन। इतनी बात क्लियर है। पाठचर्या नीतियों को लागू करने का सारा उत्तरदायित्व विद्यालय व संस्थान पर होता है। आगे बढ़ते हैं। व्हीलर ने पाठचर्या की संरचना को वृत्ताकार माना है। किसने? पाठचर्या की संरचना को वृत्ताकार किसने माना है? व्हीलर ने। अर्बन के अनुसार मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। किसने कहा? अर्बन ने कहा। दृश्य श्रव्य सामग्री बालकों को सीखने के लिए राजमार्ग यानी हाईवे का काम करती है। किसका काम? राजमार्ग का काम करती है। मोसमैन ने अधिगम अनुभवों के वर्गीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किसने? मोसमैन ने। पाठ्यक्रम के मूल्यांकन में अधिकांशतः गुणात्मक रूप में मापन होता है। विज्ञान बालकों में सूक्ष्म निरीक्षण एवं विश्लेषण की शक्ति उत्पन्न करता है। कौन? विज्ञान। विज्ञान क्या करता है? बालकों में सूक्ष्म निरीक्षण, बहुत गहराई से और चीज़ों को एनालिसिस करना, ऑब्जर्वेशन, ये सब पावर कौन देता है? विज्ञान देता है। फिलिप एवं टेलर ने पाठ्यक्रम के क्रियात्मक पक्ष का अध्ययन किया है। करिकुलम प्रोसेस पुस्तक किसने लिखी है? D.K. व्हीलर ने लिखी है। चलिए, इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और आपने अगर अभी तक हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जितनी भी क्लासेस, वीडियो जो भी रहती हैं उनका लिंक सीधे व्हाट्सअप चैनल पर फॉरवर्ड कर दिया जाता है, ताकि आपसे कोई भी क्लास छूटे ना, मिस ना हो। ठीक है, अगला देखिएगा। किसी भी शैक्षिक प्रक्रिया के 3 पहलू होते हैं सर। कौन कौन से 3 पहलू होते हैं? देखिएगा। इसमें आपका शिक्षा क्यों, व्हाई ऑफ एजुकेशन होता है। शिक्षा कैसे, हाउ ऑफ एजुकेशन। और शिक्षा में क्या, व्हाट ऑफ एजुकेशन। अब देखिए, शिक्षा में क्यों, शिक्षा, अब जैसे पहला कह रहा है कि व्हाई ऑफ एजुकेशन, शिक्षा क्यों का संबंध शिक्षा के उद्देश्यों से होता है कि आखिर क्यों, उसका उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है इसके पीछे। शिक्षा कैसे का संबंध शिक्षण विधियों से होता है कि कैसे पढ़ाओगे, तरीका क्या होगा। शिक्षा में क्या, इसका संबंध पाठ्यक्रम से होता है कि क्या पढ़ाओगे।
इस प्रकार पाठ्यक्रम का सीधा संबंध शिक्षा के उद्देश्य तथा शिक्षण विधियों से होता है सर। पाठ्यक्रम औपचारिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। औपचारिक शिक्षा केवल विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि में ही संभव है। ऐसी शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण उस समय की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के आधार पर होता है। जैसी आवश्यकताएं, जैसी सिचुएशंस, कंडीशन, उसके हिसाब से पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के द्वारा ही विद्यार्थी अपना सर्वांगीण विकास भी करता है। प्रभावशाली शिक्षण वो है जिससे अधिकांश शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके, अर्थात अधिक से अधिक अधिगम हो सके। बीओ स्मिथ महोदय का कहना है कि शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए उसके विभिन्न चरों एवं उनके कार्यों का सही ज्ञान होना आवश्यक है। शिक्षण की प्रकृति सामाजिक व मनोवैज्ञानिक दोनों ही तथा यह कला एवं विज्ञान दोनों है। शिक्षण प्रक्रिया के 3 चर होते हैं सर। कौन कौन से? शिक्षक, छात्र और पाठ्यवस्तु। ये शिक्षण प्रक्रिया के 3 वेरिएबल्स होते हैं, चर होते हैं। शिक्षण के चरों के कार्यों की समानता चिकित्सक के कार्यों से की जाती है। शिक्षण के कार्यों का स्रोत चिकित्सक की क्रियाएं मानी जाती हैं। इतना पॉइंट क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। शिक्षण चरों को 3 प्रमुख क्रियाएं करनी होती हैं। निदान करना होता है, उपचार करना होता है, मूल्यांकन करना होता है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक स्वतंत्र चर होता है, छात्र आश्रित चर होता है, पाठ्यवस्तु हस्तक्षेप चर होती है। इस लाइन को रट लीजिएगा, ये कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक क्या होता है? स्वतंत्र चर के रूप में कौन होता है? स्वतंत्र चर के रूप में शिक्षक होता है। शिक्षक फ्री रहता है। आश्रित चर के रूप में विद्यार्थी होता है और हस्तक्षेप करने वाला आपका पाठ्यवस्तु होती है। प्रभावशाली शिक्षण के लिए शिक्षक सर्वप्रथम निदानात्मक काम करता है, यानी कि अगर आपको टीचिंग इफेक्टिव करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बच्चों को समझना होगा। अगर वो किसी चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं तो उसके पीछे का रीजंस जानना होगा। कहीं आपकी टीचिंग में प्रॉब्लम तो नहीं है, आपकी टीचिंग मेथड्स में दिक्कत तो नहीं है, बच्चों को और कोई समस्या तो नहीं है, तो आपको पहले निदान करना होगा, फिर उसका उपचार करना होगा। उपचारात्मक कार्य का प्रमुख उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना होता है। मूल्यांकन कार्य का मुख्य उद्देश्य उपचारात्मक कार्य की प्रभावशीलता की जांच करना होता है। मूल्यांकन का मानदंड उद्देश्यों की प्राप्ति माना जाता है। तो शिक्षण को त्रिपक्षीय प्रक्रिया भी कहा जाता है कि जो शिक्षण है वो त्रिपक्षीय प्रक्रिया है। इसकी संरचना के 3 प्रमुख पक्ष होते हैं। शिक्षण में संकेत और चिन्ह, शिक्षण की भाषा और विज्ञान प्रक्रिया, शिक्षण का तर्क, ये 3 हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 4 यहाँ से हमारा शुरू होता है। पाठ्यक्रम देखिए, कहता है कि पाठ्यक्रम विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकरण कौन है? शिक्षक। शिक्षकों में ज्ञान, अनुभव तथा व्यावसायिक उत्तरदायित्व की प्रबल भावना होती है जो पाठ्यक्रम नियोजन में शक्ति का स्रोत सिद्ध होती है। शिक्षक का छात्र, विद्यालय तथा उनसे संबंधित सभी पक्षों से भावनात्मक संबंध होता है। पाठ्यक्रम का वास्तविक कार्यात्मक रूप कक्षा में ही प्रदान किया जाता है। सर, कहाँ प्रदान किया जाता है? कक्षा में। सेलर एवं अलेक्जेंडर ने 2 प्रकार के पाठ्यक्रम बताए हैं। एक तो प्लान्ड करिकुलम, दूसरा एग्जीक्यूटेड यानी कि क्रियान्वित पाठ्यक्रम। क्वेश्चन पूछता है किसने पाठ्यक्रम के 2 प्रकार बताए हैं? सेलर एवं अलेक्जेंडर ने। अलेक्जेंडर ने पाठ्यक्रम के 2 प्रकार कौन से बताए हैं? नियोजित और कार्यान्वित। क्रियान्वित पाठ्यक्रम को वास्तविक पाठ्यक्रम भी कहा जाता है। लीज, फ्रेजर एवं जॉनसन की पुस्तक का नाम द टीचर इन करिकुलम मेकिंग होता है। मूल्यांकन के तरीके तथा तकनीकें पाठ्यचर्या के लक्ष्य तथा उद्देश्यों के अनुरूप होती हैं। पाठ्यक्रम के संबंध में जॉन डीवी लिखते हैं कि मेरे एवं मेरे सहकर्मियों के समक्ष नवयुवकों की शिक्षा के संबंध में कोई पूर्व निर्धारित सिद्धांत नहीं थे। सभी निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे। विद्यालय मात्र कुछ विचारों, जिन्हें प्रश्न अथवा समस्याएं कहना अधिक उपयुक्त होगा, उनको लेकर के प्रारंभ किया गया था। एडवर्ड एकरक कहते हैं कि शिक्षकों के संभागित्व यानी कि पार्टिसिपेशन को पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया का एक अनिवार्य अंग मानते हैं। एडवर्ड एकरक कहते हैं कि पाठ्यक्रम आयोजन में शिक्षकों को भागीदार बनाना उन पर कोई एहसान करना नहीं है। ठीक है, एडवर्ड एकरक की परिभाषा है। अगली डेफिनेशन है कि शिक्षकों के पास वो ज्ञान है और अनुभव होता है जो पाठ्यक्रम विकास कार्य में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि किसने कहा, तो एडवर्ड एकरक ने कहा। हैमलेट नाटक डेनमार्क के राजकुमार के बिना ही खेला जा रहा है। सर रोनाल्ड गोल्ड का स्टेटमेंट है ये कि हैमलेट नाटक डेनमार्क के राजकुमार के बिना ही खेला जा रहा है। वर्तमान समय पाठ्यचर्या विकास कार्य में
टीचर्स की समुचित भागीदारी के प्रयास विश्व के अधिकांश देशों में किए जा रहे हैं, किंतु ब्रिटेन इस कार्य में सबसे आगे है। पाठ्यक्रम नियोजन कार्य में टीचर्स का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान हो। श्री जोसलिन ओवन ने तृतीय अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम आयोजन में इस बिंदु को महत्वपूर्णता से उठाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 5 आपका कहता है किसी समाज के लिए शिक्षा की पाठ्यचर्या का निर्धारण करने में दार्शनिक विचारधारा, सामाजिक मूल्यों, विश्वासों एवं परंपराओं, राजनीतिक विचारधारा, मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक प्रवृत्तियों आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पाठ्यचर्या का विकास समाज के उद्देश्यों के अनुसार किया जाना चाहिए। जैसा समाज का उद्देश्य हो उस हिसाब से आप पाठ्यचर्या का विकास करें। समाजशास्त्र के प्रभाव से उत्पन्न सिद्धांत के अनुसार पाठ्यचर्या में मानव समाज के समस्त उपयोगी अनुभवों एवं क्रियाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। मनोविज्ञान आधारित पाठ्यचर्या विकास में सबसे अधिक बल बालकों की रुचि, रुझान और योग्यता पर बल देता है। पाठ्यचर्या विकास का सर्वप्रमुख सिद्धांत यह है कि पाठ्यचर्या में उन्हीं विषयों, क्रियाओं एवं वस्तुओं को सम्मिलित किया जाए जिनका किसी न किसी रूप में बालकों के वर्तमान जीवन से संबंध होना चाहिए तथा वे ही उनके भावी जीवन के लिए उपयोगी भी हों। पाठ्यचर्या शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन है, इसलिए पाठ्यचर्या में उन्हीं विषयों या क्रियाओं का समावेश करना चाहिए जो शिक्षा के उद्देश्यों के अनुकूल हों। पाठ्यचर्या में उन्हीं विषयों को स्थान दिया जाना चाहिए जो बालकों के भावी जीवन में काम आ सकें। मनोविज्ञान बाल केंद्रित शिक्षा पर सर्वाधिक बल देता है, अतः इसके अनुसार पाठ्यचर्या भी कैसी हो, बाल केंद्रित होनी चाहिए। पाठ्यचर्या में ऐसे अवसर प्रदान किए जाने चाहिए जिससे उनकी रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके। पाठ्यचर्या विकास में इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि ज्ञान संबंधी क्रियाओं से भी बालकों को खेल की क्रियाओं के समान ही आनंद प्राप्त हो सके। रायबर्न के अनुसार बालक जो कुछ विद्यालय से सीखता है उसके द्वारा उसमें ऐसी योग्यता आनी चाहिए कि वह जीवन की परिस्थितियों से अनुकूलन कर सके तथा आवश्यकता पड़ने पर परिस्थितियों में परिवर्तन ला सके। आगे बढ़ते हैं। पाठ्यचर्या के अंतर्गत मानव जाति के अनुभवों की पूर्णता निहित होनी चाहिए। क्रो एंड क्रो का स्टेटमेंट है कि पाठ्यचर्या का विकास इस प्रकार से किया जाना चाहिए जिससे वह बालकों को उत्तम आचरण के आदर्शों की प्राप्ति में भी सहायता कर सके। पाठ्यचर्या का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे प्रारंभ से ही बालक अपने जीवन में लोकतांत्रिक पद्धति को ग्रहण एवं धारण कर सके। पाठ्यचर्या निर्माण में विकास की सतत प्रक्रिया का ध्यान रखना अनिवार्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, वर्तमान भारत ने लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था को स्वीकार किया है। कैसी? लोकतंत्रीय व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए नागरिकों में जनतंत्रीय भावना का अधिक से अधिक विकास भी होना चाहिए। पाठ्यचर्या के निर्धारण में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसमें सम्मिलित किए जाने वाले विभिन्न विषय एक दूसरे से संबंधित हों। इसका तात्पर्य यह है कि एक विषय की शिक्षा दूसरे विषय की शिक्षा का आधार भी बन सके। A.N. व्हाइटेड के अनुसार पाठ्यचर्या शिक्षा जीवन की 3 अवस्थाओं कौतूहल, यथार्थता और सामान्यीकरण के अनुरूप होनी चाहिए। इस दृष्टि से पाठ्यचर्या ऐसी होनी चाहिए जो बालकों को यथार्थ ज्ञान दे सके तथा जिससे वे वास्तविक जीवन में सफल हो सके। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 6, कहता है छात्र अधिगमकर्ता केंद्रित पाठ्यचर्या। अधिगमकर्ता केंद्रित पाठ्यचर्या का अभिप्राय उस पाठ्यचर्या से है जिसका संगठन बालक की प्रवृत्ति, रुचि, रुझान, आवश्यकता आदि को ध्यान में रख करके किया जाता है। वो हमारी छात्र केंद्रित पाठ्यचर्या कहलाती है, जिसमें हम बालक की रुचि, क्षमता, योग्यता, आवश्यकता को ध्यान में रख करके पाठ्यचर्या तैयार करते हैं। इस पाठ्यचर्या में विषयों की अपेक्षा बालकों को मुख्य स्थान दिया जाता है, बालक का पूर्ण ध्यान रखा जाता है। इस पाठ्यचर्या को हम मनोवैज्ञानिक पाठ्यचर्या भी कह सकते हैं क्योंकि ये बालक की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं पर आधारित होता है। यह पाठ्यचर्या क्रियात्मक यानी कि फंक्शनल होती है। यह शिक्षार्थियों को साभिप्रायुक्त यानी कि पर्पसफुल अनुभव प्रदान करती है। यह पाठ्यचर्या प्रयोजनवादी विचारधारा फिलॉसफी ऑफ एक्सपेरिमेंटलिज्म पर आधारित होती है। विषय केंद्रित पाठ्यचर्या। विषय केंद्रित पाठ्यचर्या में विषय को आधार मानकर पाठ्यचर्या को नियोजित एवं संगठित किया जाता है। इस प्रकार की पाठ्यचर्या के निर्माण में किसी विषय को केंद्र बिंदु माना जाता है। जो विषय केंद्रित पाठ्यचर्या होती है इसमें फोकस सब्जेक्ट पर होता है, और जो अधिगमकर्ता या बालक केंद्रित होती है उसमें बालक की रुचि, क्षमता, योग्यता को ध्यान में रखते हैं, है ना।
यहाँ पे सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हैं। विषय आधारित पाठचर्या में बालक की रुचि क्या है, उसकी योग्यता क्या है, क्षमता क्या है, इन सब बातों का कोई महत्व नहीं होता। विषय केंद्रित होने के कारण इस प्रकार की पाठचर्या का मुख्य उद्देश्य पुस्तकीय ज्ञान, बुकिश नॉलेज और पुस्तकीय पाठचर्या, बुकिश कैरिकुलम की पूर्णता होती है। पाठ्यपुस्तक में अंकित विषय वस्तु के आधार पर ही अध्यापक और विद्यार्थी को ज्ञान प्रदान एवं ग्रहण करना पड़ता है। इस पाठचर्या में पुस्तकों पर अधिक बल दिए जाने के कारण इसे पुस्तक केंद्रित पाठचर्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे पुस्तक केंद्रित पाठचर्या भी कहते हैं। किसको? विषय केंद्रित पाठचर्या को। क्रिया केंद्रित पाठचर्या। क्रिया केंद्रित पाठचर्या क्रिया या कार्य को आधार बनाता है। इसके अंतर्गत कक्षा कार्य के लिए अंतर्वस्तु का चयन शिक्षार्थियों की अभिरुचियों, आवश्यकताओं, समस्याओं तथा अनुभवों के आधार पर किया जाता है। यह पाठचर्या परंपरागत विषय आधारित पाठचर्या की प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप प्रकाश में आई। क्या है? एक्टिविटी। इसमें क्या है? इसमें हम एक्टिविटी को ध्यान में रखते हैं कि बच्चा एक्टिविटी करके सीखे, गतिविधि आधारित उसकी लर्निंग होनी चाहिए। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसका सूत्रपात प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री पेस्टोलॉजी तथा रूसो ने किया था, किंतु इसके वास्तविक प्रणेता प्रसिद्ध अमेरिकी शिक्षाविद जॉन डेवी थे। इस पाठचर्या में अधिगम अनुभवों की विभिन्न इकाइयों का एकीकरण सुविधाजनक ढंग से किया जा सकता है। इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब देखिए समुदाय केंद्रित पाठचर्या को समझते हैं। ये क्या कहता है? किसी भी समुदाय की प्रकृति को दो तरह से समझा जा सकता है, समुदाय की परंपरा, प्रियता तथा गतिशीलता के माध्यम से और समुदाय की मुक्त अवस्था तथा नियंत्रित अवस्था के माध्यम से। प्रायः जो समुदाय जितना अधिक प्राचीन होता है वह उतना ही परंपरावादी भी होता है। ऐसे समुदाय में पाठचर्या में परंपराओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। समुदाय की प्रकृति का दूसरा पक्ष उसकी शासन व्यवस्था पर आधारित होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में समुदाय को बहुत अधिक सीमा तक स्वतंत्रता रहती है। क्वेश्चन है कि जहाँ तक समुदाय की समस्याओं एवं आवश्यकताओं के ज्ञान का प्रश्न है तो उन्हें दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला तथ्यों से संबंधित और दूसरा मूल्यों से संबंधित। इतनी बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन चैप्टर 7 कहता है कि पाठचर्या उपागम एक योजना है जिसका अपने छात्रों को अधिगम अनुभव अर्थात क्रियाएं प्रदान करने के लिए अध्यापक अनुकरण करते हैं। पाठचर्या का पैटर्न अर्थात डिज़ाइन पाठचर्या संचालन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली उपलब्धियों की प्रकृति को निर्धारित करता है। संगठित ज्ञान को ही विषय का अनुशासन कहते हैं। संगठित ज्ञान को क्या कहा जाता है? विषय का अनुशासन। व्यापक स्तर ब्रॉड लेवल पर पाठचर्या निर्माता किसी भी विषय का व्यापक क्षेत्र लेकर निर्माण करते हैं, जैसे गणित, प्राकृतिक विज्ञान, व्यवहार का ज्ञान आदि। माध्यमिक स्तर पर पाठचर्या जो संगठनकर्ता होते हैं, पाठचर्या बनाने वाले, पाठचर्या को विषय की एक इकाई में संगठित कर लेते हैं, जैसे प्रकाशिकी हो गया, अम्ल हो गया, क्षार, लवण, मस्तिष्क आदि। फिर आता है नैरो लेवल, इकाई की उप इकाई बनाकर पाठ का संगठन करते हैं। विषय आधारित उपागम विषय का संगठन तर्क पर आधारित होता है। जो विषय आधारित उपागम होता है उसमें विषय का संगठन तर्क पर आधारित होता है। यह दो प्रकार का होता है, विषय वस्तु केंद्रित कंटेंट सेंटर्ड, संरचना केंद्रित स्ट्रक्चर सेंटर्ड। इतनी बात क्लियर है? विषय वस्तु केंद्रित पाठचर्या को परंपरागत पाठचर्या भी कहते हैं। विस्तृत क्षेत्र उपागम पारंपरिक विषय उपागम का परिवर्तित रूप है, जहां परंपरागत पाठचर्या में शिक्षा के प्रति परंपरागत दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाता है। विस्तृत क्षेत्र उपागम सही अर्थों में पूर्णतः विषय आधारित उपागम है। इसमें ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों को सहसंबद्ध और समाकलित करने के प्रयास किए जाते हैं। सामाजिक समस्या उपागम सोशल प्रॉब्लम अप्रोच के समर्थक मानते हैं कि व्यक्ति के अधिगम अनुभव इस संस्कृति और वातावरण के क्रियाकलापों पर आधारित होने चाहिए जिनमें वो रहता है। सामाजिक समस्या उपागम के माध्यम से पर्यावरण, प्रजातिवाद, जनसंख्या, संचार और तकनीकी जैसे विषयों पर पाठचर्या विकसित की जा सकती है। फिर आता है आपका लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, अध्यता केंद्रित उपागम। पाठचर्या विकास के इस उपागम में विद्यालय अनुभवों द्वारा छात्रों को ऐसी विधियां सिखाने का प्रयास किया जाता है जिन्हें एक प्रभावी नागरिक समस्या समाधान तथा अपनी रुचि और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उपयोग में लाता है। इस प्रकार की पाठचर्या योजना छात्रों के वर्तमान जीवन की ज़रूरतों पर आधारित होगी। यह उपागम छात्रों को विषय की अपेक्षा वर्तमान का सामना करने के लिए तैयार करता है। ठीक है, कि वर्तमान का सामना कैसे किया जाए। इस प्रकार की पाठचर्या उपागम की संस्तुति जॉन डीवी के लेबोरेटरी स्कूल से हुई है। जेम्स एम ली के अनुसार
छात्र केंद्रित पाठचर्या वह है जो पूर्णतः और समग्र रूप से सीखने वाले में निहित है। किसका स्टेटमेंट है? जेम्स एम ली का स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन, व्यवहारवादी उपागम की बात करेंगे, बिहेवियरिस्ट अप्रोच की बात करते हैं। पाठचर्या के इस उपागम का आधार व्यवहारिक मनोविज्ञान है। इसमें शैक्षिक उद्देश्यों पर अधिक बल देते हुए पाठचर्या के प्रारूप को विकसित किया जाता है। छात्रों के अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के रूप में उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। व्यवहार परिवर्तन का ज्ञान मूल्यांकन से होता है, अतः इसे मूल्यांकन प्रतिमान भी कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है। इस प्रतिमान के अंतर्गत निम्नलिखित सोपानों का अनुसरण किया जाता है। शिक्षण उद्देश्यों का प्रतिपादन, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सीखने के अनुभवों का सृजन, बालकों में होने वाले व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन। इतनी बात क्लियर है। बी.एस. ब्लूम ने शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षण एवं परीक्षण की क्रियाओं को उद्देश्य केंद्रित बनाने पर बल दिया। किस पर बल दिया? उद्देश्य केंद्रित बनाने पर बल दिया। पर्यावरण पर आधारित उपागम, इन्वायरमेंटलिस्ट अप्रोच क्या होता है? देखिए, प्रत्येक व्यक्ति भौतिक, प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण में रहता है, नो डाउट। प्रकृति में वह वनस्पति, पानी, हवा आदि के बीच में रहता है, सिंपल सी बात है। ऐसी पाठचर्या जिसमें उसके वातावरण से संबंधित उपागम के पाठ्यवस्तु निर्माण, वातावरण से संबंधित विभिन्न इकाइयों का चयन करते हैं, उसे हम पर्यावरण पर आधारित पाठचर्या कहते हैं। वातावरण आधारित उपागम मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, शैक्षिक महत्ता तो है ही, साथ ही इसमें क्रिया आधारित उपागम भी शामिल है। दक्षता आधारित उपागम, यह उपागम अधिगम की न्यूनतम दक्षता तथा नैपुण्य अधिगम पर आधारित है। प्रणाली विश्लेषण उपागम की बात करते हैं। प्रणाली विश्लेषण उपागम का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात प्रबंध तकनीक के रूप में हुआ। प्रणाली एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिनमें परस्पर अंतराश्रित एवं अंतर्संबंधित तत्व होते हैं जो एक साथ मिलकर काम या उद्देश्य की प्राप्ति को पूरा करने में सहयोग देते हैं। प्रणाली उपागम के 4 तत्व माने जाते हैं: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट। इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत डीपली समझिएगा। हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ टाइम लिमिट, एंड आप बहुत डीपली समझिएगा। यहाँ से कई क्वेश्चन आपको बिल्कुल एज इट इज छपे मिलेंगे। फिर है आपका इंटीग्रेटेड अप्रोच, समन्वित उपागम। एकीकृत पाठचर्या से हमारा तात्पर्य उस पाठचर्या से है जिसमें उसके विभिन्न विषय एक दूसरे से इस प्रकार इंटररिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं कि उनके बीच कोई अवरोध नहीं होता, बल्कि उनमें एकता होती है। इस प्रकार पाठचर्या के विभिन्न विषयों के ज्ञान को विभिन्न खंडों में प्रस्तुत न करके सब विषय मिलकर ज्ञान को एक इकाई के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हेंडरसन के अनुसार एकीकृत पाठचर्या वो पाठचर्या है जिसमें विषयों के बीच कोई अवरोध, रुकावट अथवा दीवार नहीं होती। मानववादी उपागम किसी विषय क्षेत्र में सीखी गई संरचना, विषय वस्तु, संकल्पनाओं तथा सिद्धांतों के व्यवहार या उपयोग से संबंधित है। मानववादी उपागम विद्यार्थी में अभिप्रेरणा की सहायता से ज्ञान प्राप्त करने तथा इसका प्रयोग करने पर बल देता है। ब्रूनर ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन में इस उपागम की जोरदार वकालत की है। किसने की है? ब्रूनर ने। किसमें? अपने ग्रंथ में। ग्रंथ का नाम द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। इस उपागम को मानववादी कहते हैं क्योंकि ये अधिगम के मानवीय पक्षों पर बल देता है, जैसे विद्यार्थी की अभिरुचि, आवश्यकता, अभिप्रेरणा, निरंतर प्रयास, इन सब चीज़ों पर बल देता है। इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि पाठचर्या विकास, कैरिकुलम डेवलपमेंट का अर्थ निरंतर चलने वाली प्रक्रिया से है जो कभी समाप्त नहीं होती है। पाठचर्या का सीधा संबंध शिक्षा के उद्देश्यों से होता है। किससे होता है सर? उद्देश्यों से। पाठचर्या निर्माण आवश्यक रूप से एक अंतहीन प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत समुदाय में घटित होने वाले परिवर्तनों की दृष्टि से शिक्षा में गुणात्मक विकास की सतत खोज की जाती है। आवश्यकताओं का विश्लेषण, पाठचर्या विकास में लक्ष्य समूह की आवश्यकताओं का विश्लेषण निम्न 3 दृष्टिकोणों से किया जाता है। एक तो आपका राष्ट्र की दृष्टि से, समुदाय की दृष्टि से और अधिगमकर्ता की दृष्टि से। आधुनिक शिक्षा व्यवहार परक उद्देश्यों पर केंद्रित है। पाठचर्या विकास के समय भी पाठचर्या की आवश्यकता का विश्लेषण करने के बाद उसके उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं जिनका निर्धारण संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष के आधार पर होता है। पाठचर्या के विकास के दौरान उद्देश्यों के स्पष्टीकरण के पश्चात आगम तत्वों का विश्लेषण किया जाता है जिसके अंतर्गत विषय वस्तु, रचनाकाल, उपलब्ध संसाधन तथा मूल्यांकन विधियों का विश्लेषण किया जाता है।
संपूर्ण पाठचर्या के निर्माण तथा क्रियान्वयन के बाद उसकी जांच की जाती है, जिसे संरचनात्मक व योगात्मक मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जेम्स एमली के अनुसार पाठचर्या के नियोजन में 6 पृथक तत्व अपनी भूमिका निभाते हैं, और ये तत्व हैं आयोजन या प्रकल्प, डिजाइन हो गया, क्षेत्र स्कोप हो गया, अनुक्रम सीक्वेंस, सातत्य कंटिन्यूटी, संतुलन अथवा विस्तार बैलेंस और रेंज, तथा एकीकरण इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है। पाठचर्या नियोजन पाठचर्या विकास प्रक्रिया की सोच या संकल्पना का चरण है। पाठचर्या नियोजन क्या है? पाठचर्या विकास की प्रक्रिया की सोच या संकल्पना का एक चरण है। पाठचर्या के नियोजन की प्रक्रिया व्यवस्थित रूप से उस व्यवस्था का संकेत देती है कि क्या पढ़ाया जाएगा। ये क्या है? पाठचर्या का नियोजन है। प्लान्ड पहले से होता है ना, ये उसका प्रोसेस है। क्या पढ़ाया जाएगा, किसे पढ़ाया जाएगा और कैसे पढ़ाया जाएगा। सन 1949 में गल्फ टॉलर ने 4 सरल चरणों में पाठचर्या संरचना की प्रक्रिया को 4 प्रश्नों या तर्क को सुलझाने का एक तरीका बताया है। बीन एवं अन्य ने पाठचर्या नियोजन के 7 स्तर बताए। क्वेश्चन पूछ लेगा कि किसने पाठचर्या नियोजन के 7 स्तर बताए हैं, तो बीन एवं अन्य ने। माध्यमिक स्तर तक कार्य शिक्षा के अंतर्गत छात्रों को काम करने के लिए अवसर प्रदान करने से संबंधित प्रावधान विद्यमान है। वैकल्पिक योजना के अंतर्गत माध्यमिक स्तर पर पूर्व व्यावसायिक शिक्षा का भी प्रावधान है। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अकादमिक धारा में व्यापक या सामान्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम तथा व्यावसायिक धारा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम आते हैं। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य विविधता युक्त पाठ्यक्रम में कुशलता प्रदान करना है। मानव जाति का अस्तित्व और निरंतर विकास प्राकृतिक संसाधनों और परिवेश के विवेकपूर्ण व नियोजित विकास एवं प्रयोग पर निर्भर करता है। इतनी बात क्लियर। पाठचर्या का कार्यान्वयन एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें वो सभी सम्मिलित हैं जो शिक्षार्थियों की शिक्षा में मुख्य भूमिका निभाते हैं। पाठचर्या को विद्यालयों में विकसित, संचालित और प्रस्तावित किया जाता है। कहाँ? पाठचर्या को विद्यालय में विकसित, संचालित और प्रस्तावित किया जाता है। पाठचर्या के कार्यान्वयन में अनुभवों का समुच्चय सम्मिलित होता है। पाठचर्या क्रियान्वयन हेतु विद्यालय ही ऐसी एजेंसियां हैं जो पाठचर्या को संचालित करती हैं और छात्रों के विकास में भी सीधे सीधे जुड़ी होती हैं। पाठ्यक्रम विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकरण शिक्षक होता है। क्या होता है? शिक्षक। शिक्षक का छात्र, विद्यालय तथा उनसे संबंधित सभी पक्षों से भावनात्मक संबंध होता है। सेलर एवं अलेक्जेंडर ने 2 प्रकार के पाठ्यक्रम बताए हैं। एक तो आपका नियोजित पाठ्यक्रम है, दूसरा क्रियान्वित पाठ्यक्रम एग्जीक्यूटेड कैरिकुलम होता है। इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कहता है कि शिक्षा एक सोद्देश्य प्रक्रिया है तथा पाठचर्या इन उद्देश्यों की पूर्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। पाठचर्या के उद्देश्यों का निर्धारण कुछ मूल्यों को लेकर किया जाता है जिन्हें पाठचर्या का आधार माना जाता है। क्या माना जाता है? पाठचर्या का आधार। पाठचर्या विकास की प्रक्रिया में 3 पक्षों पर ध्यान देना होता है। आपका समाज, व्यक्ति और सांस्कृतिक विरासत। ये पाठचर्या विकास की प्रक्रिया में 3 पक्ष होते हैं जिस पर ध्यान देना होता है। किस पर? समाज, व्यक्ति और सांस्कृतिक विरासत पर। H.T. जॉनसन ने अपनी पुस्तक फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम में दर्शन शास्त्र को जीवन की आधारभूत समस्याओं के समाधान के लिए अध्ययन योग्य विषय के रूप में परिभाषित किया है। दर्शन, जिसका संबंध जीवन बोध तथा जीवन मूल्यों से है, पाठचर्या का एक मुख्य आधार भी है। शब्द पाठचर्या को प्रत्ययित करने के लिए दार्शनिक आधार सार्थक भूमिका निभाता है। इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। यहाँ से कई क्वेश्चंस आपको एज इट इज छपे मिलेंगे। पाठचर्या का संगठन शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पाठचर्या का संगठन पाठचर्या का संगठन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करना। शिक्षा के उद्देश्य हमें दर्शन द्वारा ही प्राप्त होते हैं। किसके द्वारा? दर्शन द्वारा। पाठचर्या का मुख्य आधार दर्शन ही है, जिसके अभाव में पाठचर्या निष्प्राण हो जाती है। आदर्शवाद के अनुसार पाठचर्या का मुख्य आधार मानव विचार व आदर्शों की पूर्णता है। इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। आगे बढ़िए। आदर्शवाद के अनुसार पाठचर्या में साहित्य, कला, संगीत, भाषाएं, भूगोल, इतिहास, विज्ञान और गणित रखे जाने चाहिए। फ्रांसीसी दार्शनिक रूसो को प्रकृतिवाद का प्रवर्तक माना जाता है। किसको माना जाता है? रूसो को प्रकृतिवाद का प्रवर्तक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा, प्रकृतिवादी पाठचर्या की रचना बालक की प्रकृति एवं रुचियों, योग्यताओं के आधार पर की जाती है।
प्रयोजनवाद अंग्रेजी शब्द प्रैग्मेटिज्म का हिंदी रूपांतरण है। प्रयोजनवाद जो है यह अंग्रेजी शब्द प्रैग्मेटिज्म का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द प्रैग्मेटिकोस से हुई है। ग्रीक भाषा में प्रैग्मा का अर्थ होता है किया हुआ कार्य। इस विचारधारा का विकास सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ तथा शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रादुर्भाव प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी के प्रयत्नों से हुआ। प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करने को महत्व नहीं देते हैं। प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करने का महत्व नहीं देते हैं। इनका मानना है कि शिक्षा शिक्षा के लिए ना होकर शिक्षा बालक के लिए होनी चाहिए। कहते हैं कि देखो शिक्षा शिक्षा के लिए ना हो, शिक्षा बालक के लिए होनी चाहिए। ठीक है। प्रयोजनवादी दार्शनिक ईश्वर एवं आध्यात्मिक तत्व के स्थान पर व्यक्ति में विश्वास करते हैं तथा मानव की शक्ति के महत्व को स्वीकार करते हैं। प्रयोजनवादी पाठचर्या उपयोगिता, रुचि, अनुभव तथा एकीकरण के सिद्धांत पर आधारित होती है। प्रयोजनवादी पाठचर्या का पहला सिद्धांत उपयोगिता का है। क्वेश्चन पूछ लेता है प्रयोजनवादी पाठचर्या का पहला सिद्धांत किसका है? उपयोगिता का है। इसके अनुसार पाठचर्या में उन्हीं विषयों को स्थान दिया जाना चाहिए जो बालक के जीवन के लिए उपयोगी हो। उपयोगिता का सिद्धांत पहला है। प्रयोजनवाद के अनुसार पाठचर्या का निर्माण का दूसरा सिद्धांत किसका है सर? दूसरा सिद्धांत रुचि का है भाई, रुचि का। अर्थात पाठचर्या की रचना करते समय बालक की रुचियों का भी महत्व देना चाहिए। पता लगे ऐसा पाठ्यक्रम बना दो जिसमें बालक का कोई इंटरेस्ट ही ना हो। पाठचर्या निर्माण का तीसरा सिद्धांत अनुभव का सिद्धांत है, जो रटने का विरोध करता है। पाठचर्या निर्माण का अंतिम सिद्धांत देखिए, अंतिम सिद्धांत एकीकरण का सिद्धांत है। क्वेश्चन पूछ लेगा पाठचर्या निर्माण का अंतिम सिद्धांत एकीकरण का सिद्धांत है। प्रयोजनवादियों के विचार में मस्तिष्क एक इकाई है तथा ज्ञान एक है, अतः ज्ञान को अलग अलग विभागों या विषयों में बांटना ठीक नहीं है। इसलिए बालक को विभिन्न विषयों का ज्ञान अलग अलग संकुचित रूप में नहीं देकर सभी विषयों को परस्पर संबंधित करके पढ़ाया जाना चाहिए। इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। एक एक क्वेश्चन यहाँ से छपा मिलेगा। अगला पॉइंट देखिए, कहता है कि यथार्थवादी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सुखी एवं वास्तविक जीवन की तैयारी हेतु ज्ञानेंद्रियों का विकास एवं प्रशिक्षण करना है। यथार्थवादी पाठचर्या उपयोगिता तथा आवश्यकता के सिद्धांत पर आधारित होती है। क्वेश्चन पूछ लेगा कौन सी पाठचर्या उपयोगिता और आवश्यकता के सिद्धांत पर आधारित होती है, तो वो है यथार्थवादी पाठचर्या। अस्तित्ववाद पाठचर्या का चयन छात्र स्वयं अपनी आवश्यकता, योग्यता एवं जीवन की परिस्थितियों के अनुकूल करता है। किसका? अस्तित्ववाद पाठचर्या का चयन। अस्तित्ववाद विचारधारा के अंतर्गत वैज्ञानिक विषयों की अपेक्षा मानवीय अध्ययनों पर विशेष बल दिया गया है। अस्तित्ववाद को एक दर्शन के रूप में स्थापित करने का प्रमुख श्रेय जयपाल सार्त्र को जाता है। अस्तित्ववाद में ईश्वरवादी तथा अनीश्वरवादी दोनों तरह की विचारधाराएं विद्यमान हैं। अस्तित्ववाद के अनुसार हमें विद्यार्थी के अस्तित्व के बारे में सोचना चाहिए। किसके अनुसार हमें विद्यार्थी के अस्तित्व के बारे में सोचना चाहिए? अस्तित्ववाद के अनुसार। किसके बारे में? विद्यार्थी के अस्तित्व के बारे में सोचना चाहिए, न कि उसके सार तत्व के बारे में। अस्तित्ववाद व्यक्तिवाद का प्रबल समर्थक है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगला चैप्टर नंबर 11 देखिए क्या कहता है। भारतीय मनीषियों ने मानव मूल्यों की विवेचना मानव को ज्ञान एवं विवेक युक्त प्राणी मानते हुए की है। मानवोचित जीवन लक्ष्यों को ही भारतीय मनीषियों ने मूल्य की संज्ञा दी है तथा भारतीय जीवन मूल्यों के लिए पुरुषार्थ व्हाट आर डिजायर्ड बाय मैन शब्द का प्रयोग किया है। इनके द्वारा प्रतिपादित 4 पुरुषार्थों के रूप में 4 भारतीय मूल्य हैं: अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। अर्बन के अनुसार मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। आदर्शवादी दार्शनिकों के अनुसार मूल्य शाश्वत एवं निरपेक्ष होते हैं तथा देश काल आदि के कारण इनके स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता। इन्होंने मूल्यों को ट्रुथ, गुडनेस एवं ब्यूटी यानी कि सत्यम, शिवम, सुंदरम की संज्ञा प्रदान की है। ये तीनों मूल्य व्यक्ति की 3 आध्यात्मिक गतिविधियों ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक से संबंधित होते हैं। मूल्यों के संबंध में भारतीय एवं पाश्चात्य दृष्टिकोण में जो मूल अंतर है वो सुख की अवधारणा के कारण है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार लक्ष्य की प्राप्ति ही मूल्य है। पार्सन्स के अनुसार मूल्य किसी भी समाज व्यवस्था के विभिन्न उपक्रमों में से किसी एक के चयन का मानदंड है। काने के अनुसार मूल्य वे आदर्श, विश्वास एवं मानक होते हैं जिन्हें समाज
यह समाज की अधिसंख्य भाग ग्रहण किए होता है। 26 जनवरी सन 1950 को भारतवर्ष में नया संविधान लागू हुआ। यह संविधान विधानसभा में चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा निर्माण किया गया। आगे बढ़ते हैं, संविधान की प्रस्तावना की बात कर लेते हैं। देखिए, संविधान में 1976 में 42वें संशोधन के अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ दिया गया। ठीक है, भारत में संविधान में यह शब्द पहले से विद्यमान पंथ निरपेक्षता की भावना को और प्रबल बनाने के लिए जोड़ा गया था। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। इसमें क्या कहा गया है, देखिए चलिए समझते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न धर्मों के सभी लोगों को एक समान माना जाएगा। कहा गया है कि राज्य द्वारा भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं रखा जाएगा। आर्टिकल 15 जो है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं होगा। इस धारा के अनुसार भारत का कोई भी राज्य भारत के नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म आदि के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। धारा 15 2 और 3 में सार्वजनिक स्थानों पर आने जाने की समानता का अधिकार भी होगा। जो धारा 15 2 है, कहती है इसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के, चाहे वे बिजनेस हो, सार्वजनिक भोजनालय हो, होटल्स हो, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान हो, उन पर प्रवेश का अधिकार है। किसी पर कोई रोकथाम नहीं होगी। धारा 15(3) के अंतर्गत पूर्णतया या आंशिक राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए कुओं, तालाब, स्नानघर, सड़क, सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग का अधिकार सर्वसामान्य जनता को दिया गया है। सिंपल सी बात है। धारा 16 देखिए, लोक सेवाओं में अवसरों की समानता। इसमें सभी लोग बिना किसी भेदभाव के अपनी योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकेंगे। धारा 17 अस्पृश्यता का अंत है। इसमें अस्पृश्यता, छुआछूत को निषिद्ध माना गया है। धारा 25 कहती है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता है, वह किसी भी धर्म में विश्वास रख सकता है। धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने का भी अधिकार है भाई। इसके अंतर्गत धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करना तथा उनका प्रबंध करना, अपने धर्म से संबंधित कार्यों को करना है। धार्मिक कार्यों के लिए चल तथा अचल संपत्ति प्राप्त करने के अधिकार भी दिए गए हैं। धर्म के नाम पर टैक्स लगाने पर प्रतिबंध है। इसके अंतर्गत भारत के किसी भी राज्य द्वारा किसी भी नागरिक को किसी भी प्रकार का टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। चैप्टर 12 देखिएगा, क्रिया या गतिविधि से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है जो वास्तविक एवं सहभागी अनुभवों के माध्यम से सीखने को प्रोत्साहित करती है। गतिविधि किसी कार्य को करने या आनंद प्राप्ति हेतु विशिष्ट पद्धतियों से पूर्णता प्राप्त करने की एक संगठनात्मक इकाई है। इस धरातल पर मानव की सबसे पहले गतिविधि जन्म के समय उसका रोना माना जाता है कि मानव की सबसे पहली गतिविधि क्या है, रोना। ठीक है, जब वो धरती पे आके पहले रोता है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा स्वयं में जीवन द्वारा दी गई शिक्षा है। एजुकेशन हैज़ टू बी लाइफ इटसेल्फ एंड थ्रू लाइफ। बुनियादी शिक्षा में उद्योगों को स्थान दिया गया और बालक के क्रांतिक विकास पर भी पूर्ण ध्यान देने को कहा गया है। बुनियादी शिक्षा में क्रिया, खोज व वार्तालाप के तत्व निहित हैं। आगे बढ़िए, बुनियादी शिक्षा का आधार पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है। इस प्रकार गांधी जी ने भारतीय संस्कृति के कर्म को अपनी शिक्षा में स्थान देकर शिक्षा पद्धति को एक नई दिशा दी। श्रम की महत्ता गांधी जी ने शिक्षा में उद्योग धंधों द्वारा प्रतिष्ठापित की। आखिर श्रम होता क्या है, मेहनत होती क्या है। टैगोर शिक्षा को बालकों के सर्वांगीण विकास का साधन मानते हैं कि बच्चे के अंदर जो सर्वांगीण, जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, शिक्षा उसका आधार है, साधन है। टैगोर के विचार में क्रिया व खोज द्वारा शिक्षा के संप्रत्यय विद्यमान है। टैगोर ने कहा था, छात्रों के सम्मुख विद्यमान यथार्थ वस्तुओं के संपर्क से उनके अवलोकन तथा तर्क शक्ति का विकास होता है। टैगोर ने ये तक कहा, पुस्तकों का परित्याग कर जीवित मानव का अध्ययन ही तो शिक्षा है। टैगोर ने हस्तशिल्प की व्यवस्था भी पाठ्यक्रम में करते हुए क्रिया को प्रधानता दी है। टैगोर का विचार है कि वही ज्ञान स्थायी रूप से बालकों के मस्तिष्क में रह सकता है जो कि उनके स्वयं के प्रयत्न तथा स्वाध्याय व स्वचिंतन से प्राप्त हुआ है। रूसो ने बच्चे के व्यक्तित्व के सहज विकास के लिए बाल केंद्रित व गतिविधि आधारित शिक्षा की भूमिका पर जोर देते हुए उसके स्वरूप और प्रणालियों में क्रांतिकारी परिवर्तन के सुझाव दिए हैं।
अपनी एमिल नामक रचना में रूसो की रचना है एमिल, इसमें रूसो ने बालक के स्वाभाविक आवेगों और वृत्तियों का दमन न करते हुए गतिविधि आधारित खोजपरक बाल केंद्रित शिक्षा का आग्रह किया है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा अनुभव और विकास का एक साधन है जिसमें आदान प्रदान तथा सहयोग की क्रिया निहित होती है। इतनी बात क्लियर है। पढ़ोगे तो तुम्हारे काम आएगा, इसके बदले जो सीखते रहोगे तुम्हारे काम आता रहेगा। किसका सिद्धांत है? जॉन डीवी का सिद्धांत है, याद कर लीजिएगा। जॉन डीवी के विचार प्रयोगवाद पर आधारित थे, जिससे प्रगतिशील शिक्षा को बढ़ावा मिला, जिसमें करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग पर जोर दिया जाता है। उन्होंने खोज पर आधारित अधिगम की वकालत की, जिसका केंद्र बिंदु सक्रियता व कार्य आधारित अधिगम अनुभवों पर था। अपनी पुस्तक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में डीवी अधिगम को एक ऐसी क्रिया के रूप में वर्णित करते हैं जहां ज्ञान व विचारों की उत्पत्ति अधिगमकर्ता द्वारा दूसरे सहपाठियों या समाज में अंतरक्रिया के फलस्वरूप होती है। तो ये पुस्तक है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। किसकी पुस्तक है? जॉन डीवी की। ठीक है, इसमें वो अधिगम को एक ऐसी क्रिया के रूप में वर्णन करते हैं जहां ज्ञान और विचारों की उत्पत्ति लर्नर्स द्वारा दूसरे सहपाठियों या समाज में अंतरक्रियाओं के फलस्वरूप होती है। इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, चैप्टर 13 है हमारा। कहता है, पॉइंट कहता है कि पाठचर्या प्रतिमान का अर्थ पाठचर्या के स्वरूप से है। पाठचर्या प्रतिमान का स्वरूप शैक्षिक लक्ष्यों पर आधारित होता है। समय परिवर्तन एवं सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ शिक्षा के लक्ष्यों में भी परिवर्तन होता रहता है। पाठचर्या में 3 तथ्य हैं: उद्देश्य, प्रक्रिया एवं परिस्थिति को अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, पाठचर्या प्रतिमानों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: उद्देश्य या मूल्यांकन प्रतिमान, प्रक्रिया प्रतिमान और परिस्थिति प्रतिमान। पाठचर्या के उद्देश्य प्रतिमान का आधार व्यावहारिक मनोविज्ञान है। इसमें शैक्षिक उद्देश्यों पर अधिक बल देते हुए पाठचर्या के प्रारूप को विकसित किया जाता है। इसे मूल्यांकन प्रतिमान भी कहा जाता है। पाठचर्या के प्रक्रिया प्रतिमान में प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाती है। प्राथमिकता किसको दी जाती है? प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाती है। इसके अंतर्गत पाठ्यवस्तु की सहायता से मानवीय गुणों को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। इस पाठचर्या को मानववादी भी कहा जाता है। पाठचर्या के परिस्थिति प्रतिमान के अंतर्गत शिक्षा एवं पाठचर्या को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों को महत्व प्रदान किया जाता है। इसमें प्रणाली विश्लेषण, सिस्टम एनालिसिस उपागम का प्रयोग करके परिस्थितियों का विश्लेषण किया जाता है। हिल्दा टाबा के जमीनी प्रतिमान के अंतर्गत पाठचर्या के निर्माण के लिए अभिभावकों, अध्यापकों, छात्रों व विभिन्न समुदायों विशेष को भी सम्मिलित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह प्रतिमान लोगों के द्वारा व लोगों के लिए प्रतिमान है। हिल्दा टाबा ने अपने व्यापक मूल्यांकन पाठचर्या प्रतिमान के 4 प्रमुख सोपानों का उल्लेख किया है: उद्देश्यों का निर्धारण, शिक्षण अधिगम क्रियाओं के लिए प्रमाण, अधिगम को प्रभावित करने वाले घटकों के लिए प्रमाण, उद्देश्यों से संबंधित छात्रों के व्यवहारों के लिए प्रमाण। ये 4 प्रमुख सोपानों का उल्लेख किया है। ठीक है, जमीनी प्रतिमान को अंग्रेजी में ग्रास रूट मॉडल कहते हैं तथा इसको तृणमूल प्रतिमान भी कहा जाता है। जमीनी प्रतिमान का अर्थ ये है कि शिक्षा प्रक्रिया में आने वाली सभी प्रकार की कठिनाइयों का मुख्य कारण पहचान कर उन्हें दूर करने की कोशिश की जाती है। जमीनी प्रतिमान को बाल केंद्रित प्रतिमान भी माना जाता है। यह प्रतिमान हर प्रकार से बालक की आवश्यकताओं के इर्द गिर्द रहता है। हिल्दा टाबा का कथन है, पाठचर्या एक क्रिया योजना अथवा लिखित दस्तावेज है जो कि वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु रणनीतियों को सम्मिलित करता है। सर, प्रशासनिक प्रतिमान का प्रतिपादन गैलेन सेलर ने किया है। इस प्रतिमान के द्वारा ही पाठचर्या का उचित प्रबंधन किया जा सकता है, क्योंकि पाठचर्या के विकास में प्रशासनिक प्रतिमान को एक तकनीक के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रदर्शन प्रतिमान को प्रशिक्षण का परंपरागत प्रतिमान भी कहा जाता है। इस प्रतिमान का प्रतिपादन टॉयलर द्वारा किया गया है। प्रदर्शन प्रतिमान का प्रयोग आमतौर पर निम्न व सामान्य श्रेणी के बालकों के लिए किया जाता है। प्रदर्शन प्रतिमान को ज्ञानात्मक व क्रियात्मक पक्ष के मध्य का मार्ग भी माना जाता है। चैप्टर 14 कहता है कि देखिए, पाठचर्या प्रारूप शब्द अंग्रेजी के शब्द करिकुलम प्रारूप या डिज़ाइन का हिंदी रूपांतरण है।
पाठचर्या प्रारूप का शाब्दिक अर्थ पाठचर्या की व्यवस्थित रूपरेखा है, जिसमें पाठचर्या के निर्माण से मूल्यांकन तक की प्रक्रिया का क्रमिक विवरण होता है। सिंपल सी बात है, आगे बढ़िए। पाठचर्या प्रारूप शब्द का जब प्रयोग किया जाता है तो इसका प्रयोग एक प्रक्रिया प्रोसेस को इंडिकेट करता है, जैसे पाठचर्या निर्माण की प्रक्रिया। जब इसका प्रयोग संज्ञा की तरह किया जाता है तो यह उस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप आए उत्पाद को इंगित करता है, जैसे पाठचर्या प्रारूप हो गया। ठीक है। पाठचर्या प्रारूप के 5 प्रमुख तत्व या घटक हैं। शिक्षार्थी एवं समाज के विषय में मान्यताओं का एक संरचनात्मक ढांचा, लक्ष्य और उद्देश्य, विषय वस्तु का चयन, उसका क्षेत्र विस्तार और क्रम, क्रियान्वयन की विधि और मूल्यांकन। ये 5 प्रमुख तत्व या घटक होते हैं पाठचर्या प्रारूप के। पाठचर्या प्रारूप मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो हो गया विषय केंद्रित प्रारूप, सब्जेक्ट सेंटर्ड डिजाइन, विद्यार्थी केंद्रित प्रारूप, लर्नर सेंटर्ड डिजाइन, समस्या केंद्रित प्रारूप, प्रॉब्लम सेंटर्ड डिजाइन। पाठचर्या के विषय केंद्रित प्रारूप के अंतर्गत विभिन्न विषयों को केंद्र में रखा जाता है। विद्यार्थी केंद्रित प्रारूप मुख्यतः विद्यार्थियों की रुचि एवं आवश्यकताओं को केंद्र में रख करके बनाया जाता है। जब किसी वास्तविक या उपकल्पित समस्या को केंद्र में रखकर पाठ्यवस्तु को संगठित करने के लिए जब पाठचर्या प्रारूप का निर्माण किया जाता है तो इसे समस्या केंद्रित पाठचर्या प्रारूप कहा जाता है। D.K. व्हीलर ने अपनी पुस्तक करिकुलम प्रोसेस में पाठ्यक्रम प्रक्रिया की विस्तृत विवेचना की है। व्हीलर के अनुसार पाठचर्या संरचना के प्रमुख 5 सोपान या पद होते हैं। सीखने की प्रक्रियाओं के दौरान छात्र जो अनुभव अर्जित करता है वे अधिगम अनुभव कहलाते हैं। पाठचर्या संरचना का अंतिम सोपान संपूर्ण प्रक्रिया के उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से मूल्यांकन करना है। पाठचर्या मूल्यांकन का अर्थ पाठचर्या के विभिन्न घटकों, उद्देश्यों, विषय वस्तु, विधियां, छात्रों की जांच के लिए मूल्यांकन पद्धति के मूल्यांकन से है। पाठचर्या मूल्यांकन का उद्देश्य पाठचर्या के पुनर्निवेश को संचित करना और उसके प्रयोग में पाठचर्या में सुधार लाना भी है। इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखिए चैप्टर 15 यहाँ से हमारा शुरू होता है। पाठचर्या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में धुरी का काम करती है। कौन? पाठचर्या। पाठ्यक्रम पाठचर्या ही शिक्षक एवं अधिगमकर्ता के बीच की कड़ी है। कौन? पाठ्यक्रम। ठीक है, पाठ्यक्रम पाठचर्या ही शिक्षक और अधिगमकर्ता के बीच की कड़ी है। पाठचर्या के अभाव में शिक्षक एवं अधिगमकर्ता दोनों अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते। वर्तमान शैक्षिक प्रक्रिया में हमें 2 प्रकार की पाठचर्या देखने को मिलती है, केंद्रित और विकेंद्रित पाठचर्या। केंद्रित पाठचर्या वह पाठचर्या है जिसके निर्माण, योजना, प्रक्रिया इत्यादि के समस्त निर्णय एक राष्ट्रीय यानी केंद्रीय कार्यालय द्वारा लिए जाते हैं, जिसे सामान्यतः हम केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय भी कहते हैं। नागेल के अनुसार केंद्रीकृत पाठचर्या प्रणाली के निर्धारण में केंद्रीय सरकार प्रमुख भूमिका निभाती है। केंद्रीकृत पाठचर्या में देश के सभी छात्रों के लिए एक समान पाठ्यक्रम की व्यवस्था रहती है। केंद्रीकृत पाठ्यक्रम के अनुसार माध्यमिक और तृतीयक संस्थानों में प्रवेश की आवश्यकताएं हर जगह समान हैं। इस पाठ्यक्रम में पाठ्यपुस्तक की एकरूपता भी देखने को मिलती है। केंद्रीकृत पाठ्यक्रम के अनुसार मुद्रित पाठ्यक्रम पुस्तकें शिक्षा मंत्रालय द्वारा लागू होने से पहले जांची जाती हैं। विकेंद्रीकृत पाठचर्या केंद्रीकृत पाठचर्या के बिल्कुल अपोजिट है। इसमें पाठचर्या का निर्माण, योजना, क्रियान्वयन राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के हाथों में होता है। वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश देशों में विकेंद्रीकृत पाठचर्या को अपनाया जा रहा है, जिसकी प्रमुख वजह यह है कि यह पाठचर्या संस्कृति, मूल्यों, आदर्शों को उनकी स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर स्थान देती है। विकेंद्रीकृत पाठचर्या में छात्र वही अध्ययन करते हैं जो उनके और समाज के लिए सार्थक है, जिसमें वो रहते हैं। विकेंद्रीकृत पाठ्यक्रम को लागू करना सरल होता है। भारत में शिक्षा वर्तमान समय में समवर्ती सूची का विषय है, जिसका तात्पर्य है कि शिक्षा की व्यवस्था करना केंद्र और राज्य सरकार दोनों का उत्तरदायित्व होता है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान युग सूचना विस्फोट का युग है। सर किसका युग है? सूचना विस्फोट का युग माना जाता है। सूचना एवं संचार तकनीक के अंतर्गत हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एवं कंकरिंग तीनों प्रकार की तकनीक सम्मिलित होती है। कंप्यूटर, बहुमाध्यम, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, मोबाइल और डिजिटल संचार प्रविधियों के बढ़ते अभिसार के फलस्वरूप सूचना व संचार तकनीक की शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिकता बढ़ती ही जा रही है।
आज पूरा संसार एक गांव की तरह सबकी पहुंच में है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजधानी या जिला मुख्यालय पर बैठे शिक्षा प्रशासकों द्वारा नियंत्रण रखा जा रहा है। शिक्षा विभाग ने शैक्षिक सूचना प्रबंध प्रणाली EIMS तथा जिला स्तर पर जिला शैक्षिक सूचना प्रणाली DIES जैसे सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है, जो शिक्षा के प्रशासन में सम्यक नियंत्रण भी रखता है। कक्षा शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली शिक्षण अधिगम सामग्री TLM में परंपरागत सामग्री के स्थान पर अब इलेक्ट्रॉनिक्स TLM प्रयुक्त हो रहे हैं, जिससे छात्रों की अधिगम क्षमता भी बढ़ रही है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग ऑडियो, वीडियो तथा कंप्यूटर प्रदत्त सामग्री के लिए किया जाता है। ICT बच्चों को अपनी रचनात्मक कल्पना की खोज के लिए नए अवसरों के साथ विभिन्न मल्टीमीडिया माध्यमों द्वारा अपने स्वयं के अनुभव प्रस्तुत करने के अवसर प्रदान करती है। शिक्षा शब्दकोश के अनुसार लिबरल एजुकेशन का अर्थ है नॉन वोकेशनल एजुकेशन, अर्थात उदार शिक्षा, अव्यावसायिक शिक्षा या फिर सामान्य शिक्षा। इतना पॉइंट क्लियर है? ठीक है। ग्रीस में शिक्षा का अधिकार सिर्फ स्वतंत्र व्यक्तियों को था। ग्रीक समाज में गुलाम व्यवस्था थी। गुलामों के विपरीत स्वतंत्र व्यक्तियों को दी जाने वाली शिक्षा उदार शिक्षा के नाम से पुकारी जाती थी। इसमें तर्क, व्याकरण, गणित, संगीत, खगोल विद्या पढ़ाई जाती थी। उस काल में यह सामान्य शिक्षा कहलाती थी। उदार शिक्षा ही संस्कृति का संरक्षण, विकास और हस्तांतरण कर सकती है। यदि समाज की संस्कृति भौतिक है तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था में भौतिक उद्देश्यों की प्राप्ति, लौकिक विषयों की पाठ्यक्रम में प्रधानता और लौकिक संबंधों पर आधारित गुरु शिष्य परंपरा भी होती है। अगला पॉइंट है, शिक्षा द्वारा संस्कृति के हस्तांतरण में भी सहायता मिलती है तथा इसी के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संस्कृति का हस्तांतरण भी होता है। किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से हो पाता है। चलिए, पाठ्यचर्या विकास के लिए 3 आधार स्तंभ बताए गए हैं: प्रासंगिकता, समानता और उत्कृष्टता। पाठ्यचर्या में स्वदेशी ज्ञान का समेकन हो ताकि छात्र जो स्वदेशी ज्ञान में निहित विराट शक्तियों, उसकी गहराई और प्रासंगिकता से अपरिचित हैं, वे इसे जान सकें। भूमंडलीकरण तीव्र प्रगति से होने वाले महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी परिवर्तनों का एक परिणाम है और एक प्रकार का भू राजनीतिक विकास भी है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में कहा जा सकता है कि वह दूरसंचार, दूरदर्शन और सॉफ्टवेयरों का एक ही बिंदु पर मिलन है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रभाव केवल शिक्षण शैली पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि यह सीखने की शैली भी बदल देगी। हाल ही में मंजूर की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY युवाओं के कौशल प्रशिक्षण हेतु एक प्रमुख योजना है। इसके तहत 24 लाख युवाओं को प्रशिक्षण के दायरे में लाया जाएगा। कौशल प्रशिक्षण नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क और उद्योग द्वारा तय मानदंडों पर आधारित होगा। कार्यक्रम के तहत आकलन संस्थाओं द्वारा मूल्यांकन और प्रमाण पत्र के आधार पर प्रशिक्षणों को नकद पारितोषिक दिया जाएगा, जो औसतन 8,000 रुपये प्रति प्रशिक्षु होगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का क्रियान्वयन NSDC के प्रशिक्षण साझेदारों द्वारा किया जाएगा। NCF 2000 में भी यह भी प्रस्ताव किया गया कि जिन विद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, उनके पास स्वयं अपने प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्र होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद चैप्टर 18 क्या कहता है, देखिए। अर्थशास्त्र में नया प्रश्न पत्र। अर्थशास्त्र में पर्यावरणीय अध्ययन के नाम से शामिल किया गया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में पर्यावरणीय जैव विज्ञान नामक एक नया विषय आरंभ किया गया है। शांति शिक्षा की शुरुआत प्रारंभ में वेल्स के अंतर्राष्ट्रीय कॉलेज से हुई, जहां इसके अध्ययन को आवश्यक मानते हुए इसके पाठ्यक्रम के 3 रूप उपकल्पित किए गए। क्या? शांति के विषय में शिक्षा, शांति के लिए शिक्षा और सकारात्मक शिक्षा। व्यावसायिक पाठ्यक्रम के उपागम हैं भाषा, सामान्य आधार पाठ्यक्रम, स्वास्थ्य और व्यावसायिक विषय चयन। सार्वभौमिक शिक्षा का संप्रत्यय वसुधैव कुटुंबकम से लिया गया था। हॉलक्विस्ट के अनुसार शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित प्रजातीय चिंतन का एक अभिलेख है। मूल्य शिक्षा का अर्थ है मूल्यों की शिक्षा तथा मूल्य समाहित या मूल्य परक शिक्षा। JS वर्मा समिति ने मूल्यों के संबंध में सिफारिशें दी थी। NCERT द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए 5 मूल्य सूत्र तैयार किए गए हैं: सफाई, सच्चाई, समानता, सहयोग और भ्रम। ये 5 मूल्य इनको बोला जाता है। मूल्य परक शिक्षा में स्कूल उपागम, एकीकृत उपागम तथा बहुआयामी उपागम पर अधिक बल दिया जाता है। मूल्य शिक्षा से अभिप्राय है जिसमें हमारे नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा
आध्यात्मिक मूल्य समाहित हों। श्रम गरिमा का अर्थ है श्रम गरिमा की महत्ता को स्वीकार करना। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास। कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड यदि आपने अभी तक हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। नोट्स नहीं लिए हैं तो ये नंबर है हमारा, ठीक है। और ये जो आपका सेकंड पेपर हुआ ये कैसा हुआ और कितनी हेल्प मिली ज़रूर बताइएगा। एंड ये जो क्वेश्चन पेपर आपका है आज का सेकंड पेपर का, इसकी बढ़िया सी PDF बना करके हमें व्हाट्सअप कर दीजिए ताकि हम आपको इसकी आंसर की दे पाएँ, ठीक है। जब आपका फोर्थ पेपर हो जाएगा उसके बाद हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ इकट्ठे ही तीनों पेपर की आंसर की आपको दे देंगे। अभी तो कल फिर पेपर होना है आपका तीसरा पेपर, तो उसके बाद फिर चौथा पेपर लगातार है। तो अभी हम आपको ये पढ़ा लें फिर आंसर की देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।